जीएस का टेस्ट सीरीज लेते हैं सामान्य अध्ययन का। आप करंट टेस्ट सीरीज नाइट में देखे थे, लेकिन आपको जीएस का टेस्ट सीरीज लेंगे। टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले हम नॉर्मली क्वेश्चन को रखें, फिर इसके बाद धीरे धीरे आपको बढ़ते चले जाएंगे। तो पहले नॉर्मली क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। कौन सा शहर है जो मिलन नौसैनिक अभ्यास के 12वें संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? पहली सूचना हम दे रहे हैं कि जब तक आप करंट अफेयर का क्विक सीरीज नहीं देख लेंगे और जीएस का क्विक सीरीज नहीं पढ़ लेंगे, तब तक जो था आपका टेस्ट सीरीज जो था आपको लगेगा कि बहुत कठिन। ज्यों ही आप पढ़ लिए त्यों आपको लगेगा बहुत आसान है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे आज। कौन सा शहर मिलन जो होता है, कौन सा शहर मिलन जो होता है नौसैनिक अभ्यास के 12वें संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम या कोलकाता? तो कौन है? विशाखापट्टनम। नोट करना, विशाखापट्टनम जो 50 से अधिक देशों के जो नौसैनिक बलों के बीच रणनीतिक सहयोग का संवाद करेगा 19 फरवरी से 27 फरवरी तक, ठीक है। इसका था पहला क्वेश्चन। छूट के आगे देखिए, पहला भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, भारत में उपग्रह आधारित टोलिंग शुरू करने के लिए कौन सा एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है? उपग्रह आधारित जो था टोलिंग शुरू करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो, उपग्रह आधारित जो था टोलिंग शुरू करने के लिए। तो पहला ही क्वेश्चन सही है, मैसूर बंगला एक्सप्रेस, बेंगलुरु एक्सप्रेस। नोट करिए, ठीक है। इसी को जो था तैयार किया गया है। आधुनिकीकरण पहल परिवहन है जो सुधार के लिए प्रौद्योगिकी लाभ उठाने के लिए जो था प्रतिबद्ध है इससे, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे आज। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? अभी बताया था हमने, किसको बताया था? अर्थात नवाब सलीम को। नोट करिए, नवाब सलीम को, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए नवाब सलीम थे, फिर बाद में जो होता किसके स्थान लिए? इसके पहले कौन थे? जॉन जो होता डनयू, ठीक है, डनाग्यू था, ठीक है, ये थी, लेकिन बाद में अब नवाब सलीम हो गए। आगे चलेंगे, स्थान भी पूछ सकता है ना। भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जो मोजाम्बिक बंदरगाह पर पहुंच गया? जो मोजाम्बिक बंदरगाह पर पहुंच गया है उस जहाज का नाम क्या है? तटरक्षक जहाज का नाम तुरंत बताइए, बताइए। तो बराह, क्या है? बराह। नोट करिए, बराह, ठीक है। कौन सा तटरक्षक पद? बराह। आगे चलेंगे, जो क्वेश्चन डिस्कशन करने लायक रहेगा उसको हम करेंगे। इसरो और द्वारा इनसेट 3DS उपग्रह प्राथमिक उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया था। इसरो के द्वारा इनसेट 3DS उपग्रह किस प्राथमिक उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया? मौसम पूर्वानुमान, संचार, मार्गदर्शन या रिमोट सेंसिंग? तो किसके लिए? मौसम पूर्वानुमान के लिए, ठीक है, मौसम पूर्वानुमान के लिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश जो होता अपतटीय जहाज से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? कौन सा ऐसा देश है जो एक अपतटीय जहाज से विद्युत चुंबकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस या जापान? तो कौन से होंगे? जापान। नोट करना, जापान। नोट करिए, 17 अक्टूबर 2023 को। नोट करिए, आगे चलेंगे। भारत के किस गांव को जो होता है UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से सम्मानित किया गया है? कौन से गांव के? हमने आपको बता दिया था, कौन सा गांव बताया था? ऑप्शन बताइए। गुजरात के धोर्डो गांव, गुजरात के धोर्डो गांव, ठीक है, जिसे जो होता है UNWTO के जो होता है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से सम्मानित किया गया। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखाओं को जो मझगांव डाक शिपयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा जो होता है तीसरा निर्देशित जो था मिसाइल विध्वंसक इम्फाल प्राप्त हुआ है? ठीक है, मिसाइल विध्वंसक इम्फाल प्राप्त हुआ। तो किसको प्राप्त हुआ? नौसेना, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, इसमें अर्थात लगभग सब भारतीय नौसेना को। नोट करिए, भारतीय नौसेना को, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन 9, किस देश ने भारतीय आगंतुकों और 6 अन्य देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की मंजूरी दे दी? तो कौन सा देश है? श्रीलंका। नोट करिए, श्रीलंका। श्रीलंका ने कौन किसको किसको दे? 6 देश नोट कर ले सकते हैं, चीन, रूस, मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड को जो होता है भारत को भी दिया है वीजा मुक्त। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके उन्नत स्वास्थ्य देखभाल पर जो होता है स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी जो होता है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग करके जो होता है स्वास्थ्य देखभाल पर केंद्रीय स्वास्थ्य का परियोजना का उद्घाटन किया? किसने? अर्थात IIT गुवाहाटी। नोट करिए, IIT गुवाहाटी ने। आगे चलिए,
नेक्स्ट करिए, कौन सा देश वर्तमान में पाइन एप्पल एक्सप्रेस तूफान नामक मौसमी घटना का अनुभव कर रहा है? कौन सा देश है जो वर्तमान में पाइन एप्पल एक्सप्रेस तूफान नामक मौसमी घटनाओं का अनुभव कर रहा है? तो कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात। नोट करिए, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जादुई उपचार धातुओं प्रथाओं को प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी है? एक विधेयक को मंजूरी दे दी जादुई पर। तो असम में जो था, असम बंगाल में सबसे ज़्यादा जादू होता था, असम जो होता है प्रतिबंध लगाने पर मंजूरी दे दी है। ठीक है, वहाँ पर बहुत जादू टोना करते हैं। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2023 में भारत के साथ संयुक्त सेना अभ्यास हरिभाऊ शक्ति। नोट करेंगे, हरमऊ शक्ति किस देशों ने भाग लिया था? किस देश ने भाग लिया था हरमऊ शक्ति के साथ? ठीक है, किस देश ने भाग लिया था? तो बता दें मलेशिया। नोट कर लीजिए, मलेशिया। ठीक है, कौन? मलेशिया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ प्रस्तावित है? उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र जो होता है न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का निर्माण कहाँ प्रस्तावित किया गया है? तो कहाँ पर है? तो चीन में। नोट कर लेंगे, चीन। नोट करिए, चीन। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया, जिससे ऐसा करने वाला वह रूढ़वादी ईसाई राष्ट्र बन गया? कितनी बार हमने आपको बता दिया, कौन है? ग्रीस। नोट करिए, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस ने जो होता है समलैंगिक जो होता है विवाह को जो होता है वैध बना दिया है, जिससे ऐसा करने वाला पहला रूढ़वादी ईसाई राष्ट्र बन गया। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में जो था हाल ही में स्वीकृत कैंसर के लिए अग्रणी उपचार क्या है? कैंसर के लिए तो कौन सा? अभी हमने जो था CRT सेल थेरेपी हमने बताया था, ऑप्शन ए है CAR-T सेल थेरेपी, ऑप्शन ए है। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की जाने वाली थी? दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा जो था कहाँ शुरू की जाने वाली थी? न्यूयॉर्क, दुबई, टोक्यो, लंदन। कहाँ पर? दुबई में। नोट करना, दुबई में। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार कितने देश भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करते हैं? नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनले सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं, बस आपको रिपीट करना है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार कितने देश हैं जो भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त पहुँच प्रदान करते हैं? कितने देश हैं जो भारतीयों को वीज़ा मुक्त देते हैं? बताइए जल्दी करिए। 62 देश। नोट करिए, 62 देश। ठीक है, कितने देश हैं? 62 देश। देखिए, इसके बढ़त के बावजूद भारत जो होता है एक पैदान फिसल कर जो होता है बता दें 25वें स्थान पे, 50वें 85वें स्थान पे हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। 2023 में किस देश ने अपना अब तक का सबसे कम उम्र का अंतरिक्ष दल लॉन्च किया है? ठीक है, कौन है जो सबसे कम उम्र का अपना अंतरिक्ष दल लॉन्च किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, भारत। किसने लॉन्च किया सबसे? अर्थात किसने? अर्थात चीन। नोट करें, चीन। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एरोस्पेस शिक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एयरबस, ठीक है, एयरबस के साथ साझेदारी की है? एयरबस के साथ IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली नहीं, एयरबस के साथ साझेदारी नहीं है की। कौन किया है? IIT कानपुर। नोट करिए, IIT कानपुर। नोट करिए, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने परमाणु हथियार की स्थिति को अपने संविधान में शामिल किया है? ठीक है, किस देश ने जो था आधिकारिक तौर पर जो था अपने परमाणु हथियार की स्थिति को अपने संविधान में जो था शामिल कर लिया? तो कौन? उत्तरी कोरिया। नोट करिए, उत्तरी कोरिया। उत्तरी कोरिया। आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट करंट है। ठीक है, GS जो होता चल रहा है। दुनिया की पहले लकड़ी उपग्रह को लॉन्च करने के लिए कौन सा संगठन सहयोग कर रहा है? कौन सा? ESA, रोस्कोस, नासा और जैक्सा। इसरो या स्पेस या ब्लू। तो कौन है? जैक्सा। कहाँ की? कम जापान के। तो जापान जो बना रहा है तो नासा और जैक्सा। ठीक है, आगे चलेंगे। किस राज्य सरकार ने अपने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण सशक्त बनाने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? कौन सा राज्य होता है स्वयं योजना शुरू की है? तो आपको हम बता दें कौन सा, अर्थात उड़ीसा ने। नोट करिए, उड़ीसा। आगे चलेंगे। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल कहाँ स्थित है? वर्टिकल विंड टनल जम्मू कश्मीर। वर्टिकल विंड टनल कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नोट करिए, हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्घाटन 2023 में अक्टूबर में हुआ था। नोट कर लीजिए।
आगे चलेंगे। अभी नए करंट भी पढ़ाएंगे, पहले जो होता है पुराने करंट का टेस्ट ले लें, जैसे दिसंबर का, नवंबर का, ठीक है, फिर नए करंट का। देखिए, प्रत्येक जिले में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना? प्रत्येक जिले में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला भारतीय राज्य जो होता है कौन बना? अर्थात केरल। नोट करिए, केरल जो होता है, नोट करिए। आगे चलिए, आंसर भी देते रहिए। निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? बताइए। अवंती, मगध, कलिंग, लिच्छवी। तुरंत बताइए किसने जो युद्ध में सबसे पहले हाथियों का प्रयोग किया था? मगध, ठीक है, मगध ही पहला राज था, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजनपदों के पर विचार करिए, निम्नलिखित पर कथन करिए। कौन सा युग में जो था सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसी को निकालना है। चलिए देख लेते हैं कौन सुमेलित नहीं है। अंग जनपद जो होता उज्जैन, अंग का जो होता चंपा थी, अंग का कौन थे? चंपा थी, ठीक है। चलो, अंग का चंपा थी। मगध का जो था राजगिरी, सही है। कौशल का श्रावस्ती था। कौशल का कौशंबी था। पहला गलत है, ऑप्शन ए मार दीजिए, ठीक है। और सभी मिलान सही है। आगे चलेंगे। बौद्ध धर्म में बैसाख संबंधित है। बैसाख किससे संबंधित है पता है? बुद्ध जयंती से। बैसाख किसे कहा जाता है? बुद्ध जयंती से, ठीक है, नोट कर लेना। आगे चलेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है? जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है। बुद्ध धम्म संघ नहीं। आमर्ष, औचार्य, अपरिग्रही, ठीक है, नहीं। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण, सही है, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? चतुर्दान जो होता है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से जो होता है संबंधित है? ठीक है, बौद्ध, जैन, ईसाई, जैन और बौद्ध दोनों। बताइए चतुर्दान अर्थात जैन सिद्धांत से। नोट करिए, जैन सिद्धांत से। क्वेश्चन जो होता है तैयार है तो आप आंसर देते रहिए। देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो आंसर दे दीजिए, आप तुरंत देख लीजिए कि सही जा रहा है कि नहीं। आप लोग आंसर देते ही नहीं कमेंट में, कौन सा सही कौन सा नहीं। अशोक द्वारा नियुक्त जो होता है अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। अशोक के द्वारा नियुक्ति जो की गई अधिकारी हैं उनके निम्नलिखित में विचार करना। ठीक है, पहला विचार, महाधम पात्र को अधिकारियों को पुरस्कार एवं दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। गलत है, ठीक है, ऑप्शन जो होता है गलत है। अशोक महाधम नियुक्ति समाज के विभिन्न वर्गों को धर्म प्रचार करने के लिए की गई थी, ना कि जो होता है दंड देने के लिए की गई थी। ठीक है, समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए रज्जु की नियुक्ति की गई थी, ये भी जो होता है गलती है। ठीक है, दोनों गलत है। ठीक है, उल्टा लिख दिया है यहाँ पर। ऑप्शन मारेंगे ना तो एक सही नहीं तो सो, अर्थात डी मारेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य सम्राट था? कौन सा अंतिम मौर्य सम्राट था? बृहदत्त। नोट करिए, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया था? प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था शक, यूनानी, कुषाण या पहलव? किसने जो होता किया था? अर्थात यूनानियों ने। ठीक है, कहना यूनानियों ने, नहीं यूनानी नहीं किया, हाँ यूनानियों ने किया था 206 ईस्वी में, 206 ईस्वी में किया था। ठीक है, 206 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था यूनानियों ने। सही है, आगे चलेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार कर लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली को हैदराबाद का निजाम। देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक के जो था शासन को सबसे पहले किसने स्वीकार? हैदराबाद, अवध, कर्नाटक, मराठा। अवध नहीं किए थे, सबसे पहले हैदराबाद का निजाम। नोट करिए, हैदराबाद का निजाम जो था स्वीकार किया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली 1700, नोट कर लिए 1798 और 1800 में हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी दमन और संकेंद्रण की नीति निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई थी? ठीक है, किस वायसराय के द्वारा अपनाई गई थी? तो बता दें लार्ड कर्जन के द्वारा। नोट करिए, ठीक है, उसने पंजाब के अफसरों के विरोध के बावजूद 1901 में जो होता उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को निर्माण किया था। लॉर्ड कर्जन, बहुत ठीक है, नोट कर लीजिए, लॉर्ड कर्जन, नोट करिए। आगे चलेंगे, 1793 में अस्थायी बंदोबस्त पुनः स्थापित हुए थे। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त से क्या पुनः स्थापित हुए थे? किसानों के अधिकार, किसानों का अधिकार नहीं, 1793 है ना, नहीं। अगला, भूमि पर जमींदारों को बुजुर्गवा संपत्ति पर अधिकार। सही है, भूमि पर जमींदारों के बुजुर्गवा संपत्ति पर अधिकार, पहला सही। दूसरा, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कौन सम्मिलित है? कौन सम्मिलित है? लियाकत अली लखनऊ का नहीं, लियाकत अली इलाहाबाद, ये भी गलत है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, ये भी गलत है। बख्त खां दिल्ली, सही है।
वक्त का दिल्ली जो होता है, सही है। तो ऑप्शन तीसरा सही, सिर्फ केवल 3 सही है, ठीक है। अब ये सब 3 सही है। अब ये सब पढ़ चुके होंगे आप लोग, ठीक है। 1857 के विद्रोह के नेताओं के बारे में हमने पढ़ा दिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। सीरीज में हमने क्वेश्चन वही बताया है जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आपको सब याद होनी चाहिए कि क्वेश्चन जो पूछे गए तो वही बताया गया। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नील की खेती मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में की जाती थी। जो भारत में मुख्य खेती नील की खेती थी, मुख्य रूप से बंगाल और बिहार में की जाती थी। देखिए, जर्मन के सस्सिट रिंग आविष्कार जो था भारतीय नील उद्योग का बड़ा धक्का लगा, धीरे धीरे इसका ह्रास हो गया था। तो पहला तो गलत लग रहा है। अमेरिका ने नील के अत्यधिक उत्पादन, ब्रिटेन के निर्यात के कारण भारत में खेती करना बंद कर दिया गया था, सही है। ऑप्शन दूसरा सही है। काहे कि केवल जो असत्य पूछ रहा है वो बताना, पहला तो सत्य है, दूसरा क्या है असत्य, तो दूसरा ही मारेंगे। असत्य कथन बताना, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। अर्थात पहला सही है, बंगाल और बिहार में की जाती थी, ये कथन जो होता है गलत बता रहा है दूसरा, तो इसका मतलब हो जाएगा जो असत्य वही बताना आपको है। चलिए, तो हम असत्य क्वेश्चन को ही जो होता, तो असत्य हमारा कौन है, दूसरा असत्य है, तो ऑप्शन बी मारेंगे। आगे चलेंगे। भारत में 18वीं और 19वीं सदी के दौरान हुए फकीर विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फकीर विद्रोह हमने पढ़ाया है, नोट कर लीजिए, फकीर विद्रोह हमने पढ़ाया है, देखेंगे। ये मुख्यतः बिहार के मजनून शाह के नेतृत्व में हुआ था। किससे, मजनून शाह के नेतृत्व में हुआ था, गलत है, ठीक है, ये जो था गलत है। दूसरा, भवानी पाठक, देवी चौधरानी इस आंदोलन के 2 प्रमुख हिंदू नेता थे, ये भी सही है, ठीक है, दूसरा सही है। चलिए, दूसरा सही मार दीजिए, 39 का बी, 39 का बी, ठीक है। पहला गलत है, पढ़ाए हैं ना, ये बंगाल से था ना कि बिहार से था इसमें, ठीक है। यहाँ कौन सा, ये मजनू शाह अगर कह देता कि बिहार की जगह लिख देता कौन, बंगाल, तो ये भी सही हो जाता। मजनू शाह था लेकिन बिहार से नहीं था, कहाँ का था, बंगाल का था, इसलिए इसे गलत है, ठीक है। आप पूछा करिए रीजन है गलत क्यों है, आप लोग कमेंट करते ही नहीं है कि बताना चाहिए क्वेश्चन कहाँ से सही। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख थे, कौन थे, सामाजिक सुधार, इन्होंने क्या करते, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार के सामाजिक सुधारकों के आंदोलन में प्रमुख था जात प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, विधवा पुनर्विवाह, नरबली प्रथा पर रोक। तो उनका सबसे पहला था कि उन्होंने क्या कर दिया था, विधवा पुनर्विवाह पर, ठीक है, नोट करिए, विधवा पुनर्विवाह पर चलाए आंदोलन का 1856 में जो था, नोट करिए, 1856 में हिंदू विधवाओं को लौटा कानून वापस कर दिया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे, विधवा आगे चलें, क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है, श्री नारायण गुरु ने जात प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया था, भारत के जो था किस क्षेत्र में किए थे, केरल में, नोट करना, ठीक है। श्री नारायण गुरु ने जो था जात प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किए थे, अर्थात केरल में किए थे, नोट करिए, केरल में। आगे चलेंगे, नोट क्वेश्चन नंबर 42, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था। इंपीरियल काउंसिल में जो था सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। देखिए, इंपीरियल काउंसिल में सर्वप्रथम जो होता रखा गया था, तो आपको बता दें गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, नोट करेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य बनाने के 10 रुपये कम से कम मासिक आय वाले परिवारों को, बच्चों को जो था निःशुल्क, जिनका आय 10 रुपये से कम है उनको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का जो था प्रस्ताव इंपीरियल काउंसिल में रखा गया। जिनकी आय 10 रुपये से कम थी, कभी पैसा भी दे सकता है, तो जान लीजिए 10 रुपया। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 चलेंगे, 43 देखेंगे, कथन सही बताना कि गलत, चलिए ठीक है, यहीं पर बताना। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया था। सैडलर आयोग तो 100% थे, रायलो आयोग, ये भी जो होता है शिक्षा से संबंधित। मैकडोनाल्ड आयोग ये नहीं हुआ था। मैकडोनाल्ड और कैंपबेल आयोग जो होता है, ये दोनों जो होता है, ये मैकडोनाल्ड और कैंपबेल आयोग ये दोनों किससे संबंधित है, हमने बताया था टेस्ट सीरीज मैराथन क्लास में। ये दोनों किससे हैं, अकाल से संबंधित जांच के लिए बनाए गए थे। पहला दूसरा सही है, ठीक है, पहला दूसरा सही, ऑप्शन सी मारिए। आप क्वेश्चन को जो था देख लेंगे, आगे देखिए, क्वेश्चन को सही देखिएगा। अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा परिषद, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन जो था निम्नलिखित में से किसने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या जे.एम. सेनगुप्ता। किसने किया था, तो अर्थात जे.एम. सेनगुप्ता ने, नोट करिए, जे.एम. सेनगुप्ता ने, ठीक है।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्रांतिकारी आतंकवाद को पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते हैं? क्रांतिकारी पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से जो था प्रकाशित होते थे? तो कहाँ से प्रकाशित होते थे? बिहार से। नोट करिएगा, बिहार से। बिहार से राजा जॉर्ज पंचम उनकी पत्नी ने स्वागत के लिए 1911 में गेटवे, नहीं 1905 में जो था, 1905 में, ठीक है। ये जो था है आतंकवादी पैरवी करने वाले थे। बंगाल के संध्या और युगांतर महाराष्ट्र के काल प्रमुख थे। महाराष्ट्र के जो था काल, एक पत्रिका थी काल, जो प्रमुख था महाराष्ट्र का, ठीक है। तो यहाँ बिहार से मारिएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 1911 में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? किस शैली का उदाहरण है? ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया गुजराती, मालवा, या जो था नियो क्लासिकल शैली, या नव। तो किसका था? तो आपको बता दें ये था किसका? गुजराती शैली का, ठीक है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुजराती शैली का। तो यहाँ पर देखेंगे किसके स्वागत में बनाया गया था, तो बता दे रहे हैं जॉर्ज पंचम के स्वागत में। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज पंचम के स्वागत में, ठीक है, जॉर्ज पंचम। और उनकी पत्नी कौन थी? मैरी, उनकी पत्नी मैरी जो थी 1911 में जो होता है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था गुजराती शैली में। और इससे जो था जमशेद टाटा ने इस शैली से में जो था ताजमहल होटल का निर्माण करवाया था। जमशेद टाटा ने जो था इसी शैली से जो था ताजमहल होटल। अब देखिए ताजमहल होटल का निर्माण जो था है किसने? जमशेद टाटा ने ही इसी शैली से ताजमहल होटल का निर्माण कराया था, ठीक है। ताजमहल होटल कहाँ पर है? कहाँ पर है ताजमहल होटल? है मुंबई में, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ताजमहल मत समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 47। किस राज्य में जो था कल्याण मंडपम की रचना मंदिर निर्माण के एक विशिष्ट अभिलक्षण था? कल्याण मंडपम की रचना, ठीक, किस एक विशिष्ट अभिलक्षण था? चालुक्य, चंदेल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। तो कहाँ पर था? अर्थात विजयनगर। नोट करिएगा, विजयनगर। कल्याण मंडप विजयनगर मंदिर निर्माण के शैली थे। इसमें दैवी विवाहों का आयोजन किया जाता था। क्या इसका? जो दैवी विवाह थे, ठीक है, दैवी विवाहों का आयोजन किया जाता था इसमें कल्याण मंडप में। नोट करेंगे। आगे चलेंगे। नोट, पांचवें वेद की संज्ञा किसे दी गई? तमिल काव्य, तिरुमयी, कन्नड़ काव्य या तिकम। चार वेद का नाम सुने। पांचवें वेद की संज्ञा जो था किसमें? ये जो था अलवार और नैनार संतों द्वारा लिखी गई रचनाओं का एक संकलन है, ठीक है। किसके द्वारा? अलवार और नैनार। नोट करेंगे, अलवार और नैनार के द्वारा लिखी गई एक संतों की लिखी हुई संकलन है जिसे हम पांचवें वेद की संख्या दी गई थी, वो है तिरुमयी। नोट तिरुमुरई, ठीक है। नोट करेंगे ऑप्शन बी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। पट्ट चित्रकला उड़ीसा में है, सही है, सही है। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश में है, ये कर्नाटक कहाँ लिख दिया? नोट करिए, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। थंगका चित्रकला सिक्किम में, ये भी सही है, केवल दूसरा गलत है, ठीक है। वर्ली चित्रकला बिहार में नहीं है। वर्ली चित्रकला कहाँ है? नोट करिए, कहाँ बताएं हमने, कहाँ बताया? गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र में वर्ली चित्रकला है। तो केवल इसमें सही कौन है? तो केवल 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 नोट कर लीजिए, 1 और 3। चलिए 1 और 3, ऑप्शन नंबर 1 और 3 है विकल्प में, ऑप्शन नंबर ए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? अभी हमने बताया था, ये सब कार्य क्वेश्चन बता दें क्यू सीरीज में। कौन था? 1206 में जो होता है गौरी की मृत्यु के बाद ऐबक, एक तुर्क, ऐबक नाम सुने कि नहीं? ऐबक जो एक तुर्क गुलाम था, भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी। कौन? ऐबक ने, ठीक है। कौन? ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी, ठीक है। पूरी तरह से क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से पढ़ा दिया है क्यू सीरीज में। आप पढ़ लेंगे तो कोई भी जो होता टेस्ट देने में, क्यू सीरीज का टेस्ट चल रहा है। चलिए आगे देखेंगे। सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? ठीक है, तो कौन किया था? इल्तुतमिश। नोट करेंगे, इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक था जो अपनी राजधानी लाहौर से, कहाँ उसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर, लाहौर से जो था दिल्ली स्थानांतरित की थी, ठीक है। कौन? इल्तुतमिश। नोट करेंगे, इल्तुतमिश। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुगल काल के संदर्भ में कौन सा असत्य है? भारत चावल और शक्कर का निर्यात करता था, एक सही है। नई कृषि तकनीकों का प्रयोग हो रहा था, गलत है। नई तकनीकी कृषि का प्रयोग होता था भारत में, तो फिर जो होता है हमारे यहाँ भारत पहले ही से जो होता है
कृषि प्रधान। पहले आप गांव में सुने होंगे कि खेती नहीं होती थी। जब हरित क्रांति शुरू हुई, प्रथम हरित क्रांति, द्वितीय, तब जाकर फसलें ज़्यादा उगने लगी थी। तो हरित क्रांति 1967-68 के बाद नई कृषि की क्रांति आई। ठीक है, तो पहला सही, ए बी गलत है। ठीक है, बी गलत। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलेंगे। इतना तो क्वेश्चन आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं। मुगल काल में वली अहद निम्नलिखित में से किसे क्यों कहा जाता था? वली अहद जो होता है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता था? उत्तराधिकारी को, सेनापति को, राजमिस्त्री को, कारागार विभाग अध्यक्ष को। तो किसको कहा जाता था? उत्तराधिकारी को। नोट करेंगे, उत्तराधिकारी को जो था वली अहद कहा जाता था। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नोट करेंगे, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। कौन नहीं जानता? अभी कल ही पढ़ाए थे हमने। कौन था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन। नोट करिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन रियो डी जेनेरियो कब हुआ था? 1992। सन बताया था ना, 1992। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। नोट कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन था। ठीक है, नोट करिए, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। नोट करिए, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ, तो क्वेश्चन आएगा ही। आगे देखेंगे, निम्नांकित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? गल्फ स्ट्रीम, बेंगुला, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा। जल्दी बताइए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सी धारा गिरती है, नहीं शामिल होती है? तुरंत बताइए, कौन सी धारा नहीं गिरती है, प्रवाहित होती है? सब बता दिए। गल्फ स्ट्रीम गिरती है, नॉर्वेजियन गिरती, बेंगुला नहीं गिरती। किसका? बेंगुला नहीं गिरती। नोट करिए, बेंगुला ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में गिरती है। दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी नहीं बल्कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। इसको हमने बताया कि नहीं? बताइए, बताया है? आपको याद नहीं? क्विक सीरीज बढ़िया से पढ़िए। आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ जाएगा, 125 क्वेश्चन लाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो था असत्य है? जो कथन असत्य है, वाष्पीकरण के द्वारा वायु के निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि तथा वर्षा द्वारा कमी होती है। पहला सही है। पहला क्या सही है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर निरपेक्ष आर्द्रता में कमी आती है। सही है, निरपेक्ष आर्द्रता में सही आती है। अगला, सागरों पर निरपेक्ष आर्द्रता कम तथा महाद्वीपों पर ज़्यादा। उल्टा लिख दिया। ठीक है, सागरों पर ज़्यादा और सागरों पर जो होता है निरपेक्ष आर्द्रता जो होता है ज़्यादा होती है, महाद्वीपों पर कम होती है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। समदाब रेखाओं को परस्पर दूरियों को वायुदाब के अंतर की दिशा और उसके दर को प्रदर्शित करता है। सही है। ठीक है, ऑप्शन सी निकाल दो, ऑप्शन सी निकालिए तुरंत, ऑप्शन सी। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विषुवत रेखा पर घूर्णन की वेग सबसे कम होता है। देख, गलत है। विषुवत रेखा पर घूर्णन सबसे अधिक होता है। अभी ये देखिए, विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो ऐसे जब इसको डुलाएंगे सबसे ज़्यादा यहाँ होगा। यहाँ पर अनुभव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा, ये गलत लिख रहा है। ठीक है, अधिक होता है। विषुवत रेखा पर तीव्र धरातली 36 पौने चलती हैं। गलत है। ठीक है, दोनों गलत है। ठीक है, यहाँ पर कम बेसी वायु तापमान होता है, एक समान रहता है, तो कहाँ से चलेंगे? विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर ही दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों गलत है। इसका मतलब ऑप्शन देखेंगे, दोनों गलत है। इसका मतलब चुपचाप ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन डी सही, सीधे सीधे मारिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ज्वालामुखी और देश, अगर आप नहीं ज्वालामुखी देश में लाएंगे तो आप यही क्वेश्चन जो होता है गलत कर देंगे। ठीक है, सबनकाया, नोट करिए, सबनकाया इटली में है? नहीं, सबनकाया कहाँ है? पेरू में। पेरू में, नोट करिए, पेरू में। माउंट एटना इटली में है, ये तो हम मान गए, माउंट एटना इटली में। कोलिमा कहाँ बताए थे? बताइए, कोलिमा हमने बताया था मैक्सिको में। कोलिमा कहाँ? मैक्सिको में। और मोरापी इंडोनेशिया में। मिल गया। दूसरा, तीसरा, दूसरा, पहला। देखिए मिला क्या? 2, 1, इसके बाद 4, 3, 21, 43, जहाँ नीले वहीं पर आंसर देखो कहाँ पर है, सी, 21, 43। ठीक है, आंसर लगाने का स्पेशल तरीका ढूंढिए कि बहुत कम समय में। निम्न में से किस क्षेत्र में चट्टानी पदार्थों का रसायन अपक्षरण सबसे अधिक होता है? ठीक है, अपक्षरण जो होता है सबसे अधिक होता है। चट्टानी पदार्थों का रासायनिक अपक्षरण सबसे अधिक प्रभावी है। लद्दाख, उदयपुर, पश्चिमी घाट या सुंदरबन। तो कहाँ पर होता है? पश्चिमी घाट पर। नोट करिए, पश्चिमी घाट पर। गर्म और आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षय सर्वाधिक होता है। जहाँ कहाँ गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, वहाँ अपक्षय जो होता है सबसे अधिक होता है। तो पश्चिमी घाट नोट करिए, पश्चिमी घाट। आगे चलेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए, जो सुमेलित नहीं, अंगामी जनजातियां नागालैंड में सही है। बिरहोर जो होता है झारखंड में, ए भी सही है, बी भी सही है। चलिए सी देखेंगे। खस जो होता है अरुणाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में, नोट करिए। खस जो होता है उत्तराखंड में, नोट करिए, उत्तराखंड में, नोट करिए, उत्तराखंड में। सी गलत है, सी गलत है। टोडा तमिलनाडु में सही है, तो ऑप्शन सी आंसर लगाइएगा, ठीक है। सी गलत हो गया। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वार नदमुख पर स्थित है? नोट करिए, कौन सा बंदरगाह जो होता है ज्वार नदमुख पर स्थित है? कांडला, मरमा, कोलकाता, हल्दिया या तूतीकोरिन? तो ज्वार नदमुख पर कौन है? मरमा। नोट करिए, मरमा जो होता है ज्वार नदमुख पर स्थित है, मरमा। 61 क्वेश्चन देखेंगे आगे। अगला चलिए, औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर विशाखापट्टनम नहीं बल्कि भिलाई है। औद्योगिक नगर कौन है? भिलाई। नगरों का वर्गीकरण और उदाहरण, भिलाई, ठीक है। परिवहन नगर, परिवहन नगर जो का विशाखापट्टनम में पहला। खनन नगर, खनन नगर जो होता है सिंगरौली है, ये तो मिला है, सही है। और गैरिस छावनी जो होता है अम्बाला है, ठीक है। केवल 1 2 में गलत हो गया था और सभी मिला है। मतलब सीधे सीधे आंसर क्या निकला है? 2 1 3 4 21 34, ठीक है। ये मिला लिए ना, 21 34 आंसर निकालिए। 21 34 ऑप्शन यही सही है, ठीक है। ऑप्शन यही सही है। आगे चलेंगे। अगला, युग्मों पर विचार करिए। निम्न युग्मों पर जो होता है विचार करिए। क्या है? उपयुक्त में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए बताएंगे। देखिए, बोनाई, बोनाई खनन लॉ इसको उड़ीसा के सुंदरगढ़ में है, पहला गलत है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में गलत हो गया। नेत्रलिम, नेत्रलिम दक्षिणी गोवा में है, सही है। गुआ, गुआ जो था खान झारखंड में है, ये भी गलत है, ठीक है। चंद्रपुर, चंद्रपुर जो था खान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में है, ये भी सही है। तो 2 4 तो सही है और 1 3 गलत है, ठीक है। 2 4 2 4 जो 4 विकल्प नियत करिए। 2 4 2 4 ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी। आगे चले नीली। अगला क्वेश्चन नंबर 64। द्वितीय हरित क्रांति के उद्देश्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वितीय हरित क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? कृषि को धारणीय विकास बनाना, मिट्टी को उर्वरता बढ़ा रखाए रखना, जैविक खाद का प्रयोग करना। सही है, सब सही है। चलिए, सब सही है, 1 2 3, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 65। चलिए 65 देखेंगे। इडुक्की, इडुक्की तापी विद्युत गृह, गलत है। इडुक्की जो होता है, इडुक्की को छोड़कर लगभग सभी जो होता है, इडुक्की तापी विद्युत शक्ति गृह नहीं बल्कि केरल के पेरियार नदी पर विद्युत है, ठीक है। कहाँ? केरल के पेरियार नदी पर, नोट करना। इडुक्की बनाया गया केरल के पेरियार नदी पर। पढ़ाए तो थे सब, ठीक है, केरल के पेरियार नदी पर। क्यों सीरीज नहीं पढ़ रहे हो तो दिक्कत होगा। सबगिरी जल विद्युत परियोजना सही है। गाढ़ प्रवाह सिंचाई परियोजना सही है। रामगंगा पर बहुउद्देशीय परियोजना सही है। 2 3 4 से पहला गलत है, तो ऑप्शन डी ए मार दीजिए। यहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही हो गया। आगे चलेंगे। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द जो था किसके लिए निरूपित किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। बुग्याल गहरी चौड़ी घाटियों के लिए, ऊंची पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले के लोगों के लिए नहीं। बुग्याल जो होता है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, ठीक है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। नोट करेंगे, बुग्याल कहा जाता है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार भारत में किस प्रकार की मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किस प्रकार के सर्वाधिक करता है? इंसेप्टी सोल, नोट करिए। इंसेप्टी सोल की जो होता है सर्वाधिक है, ठीक है। इंसेप्टी सोल, इसके बाद एंटी सोल, नोट करिए। इसके बाद एंटी सोल, इसके बाद एल्की सोल्स, इसके बाद द वर्टी सोल्स। एक क्रम है, नोट करिए। क्रम अगर पूछता तो यही क्रम भी है, ठीक है। यही क्रम भी है आपका, ठीक है। सबसे कम वर्टी सोल्स, नोट करिए। इंसेप्टी सोल मृदा लगभग पता कितना है? 39.74%, नोट करिए। 39.74%। यही क्रम आपका भी लगा, यही आपका क्रम भी लगा हुआ, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो होता है भारत में विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकरण और अध्ययन के लिए किया गया है? ठीक है, किया गया है। बताइए। डी कंडोर पद्धति, कोपेन पद्धति या IMD पद्धति या बोर्डियोक पद्धति? जल्दी बताइएगा आप, आंसर बताइए आप। कौन सा होगा? कोपेन पद्धति। कौन सा? कोपेन पद्धति। नोट करिए, कोपेन पद्धति। ये बहुत पहले से प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। निम्नलिखित में से विचारों पर कीजिए, कथन पर विचार कीजिए। हिमालय नदियां केवल डेल्टा के निर्माण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा और ज्वारनदमुख दोनों का निर्माण करती हैं। सही है, पहला सही है। हिमालय की नदियां केवल डेल्टा का निर्माण करती है, ध्यान रखेंगे। और प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है डेल्टा और ज्वारनदमुख दोनों का निर्माण करती है, पहला सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। अधिकांश हिमालय नदियां जीर्णावस्था में हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां युवावस्था में। नहीं, हिमालय नदियां युवावस्था में हैं और जो होता है प्रायद्वीपीय नदियां जीर्णावस्था में। ठीक है, ये उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है, पहला सही है। चलिए देखेंगे पहला क्या ऑप्शन ए। आगे लगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कंफर्म करते जाइए, क्वेश्चन जो इतना भी लगाएंगे सारे कंफर्म करते जाइए। दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किससे अवस्थित है? ठीक है, किसमें अवस्थित है तुरंत बताएंगे। दूधगंगा नदी किसमें? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में दूधगंगा ट्रैकिंग अभियान के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है, नोट करिएगा। दूधगंगा नदी ट्रैकिंग अभियान के लिए। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है? ठीक है, तो बनास का होता है, चंबल नदी का नहीं होता, नोट करिए। चंबल नदी का जो होता है अरावली नहीं बल्कि किस नदी से होता है? बिंद सेड़ी, नोट करिए। चंबल नदी का बिंद सेड़ी हमने पढ़ाया क्यूक सीरीज में, जाकर देखिए। क्यूक सीरीज में देखेंगे पूरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। और हमने बताया था क्यूक सीरीज पढ़ने के बाद कि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप देखते रहिएगा कैसे सॉल्व करना। ठीक है, बिंद सेड़ी में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सीसेट का क्लास चलेगा। राजस्थान का मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? किसका विस्तार है? प्लियोसीन का, पैलियोसीन का, प्लेस्टोसीन या अभिनव जमाव का या ओलिगोसीन का? तो बताइए तुरंत किसका है? प्लेस्टोसीन या अभिनवसीन, नोट करिएगा। अभिनव जमाव का, नोट करिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 73 निम्नलिखित में कथन युग्मों में विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों का विचार करिए। चलिए, पोर्ट ब्लेयर उत्तरी अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर उत्तरी नहीं बल्कि दक्षिणी अंडमान में, नोट करिए। पोर्ट ब्लेयर जो होता है दक्षिणी अंडमान में, हमने बताया है आपको दक्षिणी अंडमान में, पहला गलत हो गया। इंदिरा पॉइंट गेट निकोबार सही है। कोको आइलैंड म्यांमार में, ये भी सही है। दूसरा तीसरा सही है और पहला जो होता है गलत हो गया। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा तीसरा कहाँ पर है? बी में, ऑप्शन बी मारिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा आर्कटिक महासागर से मिलती है? ठीक है, किन देशों की जो होता सीमा आर्कटिक महासागर से मिलती है? आर्कटिक महासागर में कौन कौन किनारे बस इतना ध्यान रखना। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो कौन है? नॉर्वे तो है, स्वीडन फिनलैंड नहीं है, नोट करिए। स्वीडन फिनलैंड जो होता है, देखिए आर्कटिक महासागर से सटे देश हमने कौन कौन बताया था? नॉर्वे बताया था, नोट कर लेना, नोट करिए। नॉर्वे बताया था, रूस बताया, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दोनों नहीं है, ठीक है, ये दोनों नहीं है। ठीक है, इतने लोग थे, पहला सही हो गया जी, दूसरा तीसरा गलत हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ उत्तरी सागर में गिरती हैं? उत्तरी सागर में गिरती हुई नदियाँ कौन सी हैं? चलिए देखते हैं। राइन गिरती है, बेसर गिरती है, एल्ब गिरती है, सीन नदी नहीं गिरती है। ठीक है, सीन नदी जो होता है इंग्लिश चैनल में गिरती है, नोट करिएगा। सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, नोट करिए। इंग्लिश चैनल में गिरती है सीन नदी, इंग्लिश चैनल में, नोट करिए। सीन नदी 1 2 3 गिरती है, अथवा ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, देखिए 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 दिखाई दे रहा है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका निकालेंगे। बोरो जनजातियाँ पश्चिमी अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। ठीक है, पश्चिमी, पहला सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पश्चिमी बेसिन या कांगो बेसिन सही है। पिग्मी जनजातियाँ अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। ठीक है, सही। ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब मिलान इनका गलत है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सुमेलित नहीं उसको बताना, तो पहला दूसरा तो एकदम नहीं सुमेलित, क्योंकि जो बोरो जनजातियाँ पश्चिमी अमेजन बेसिन में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? बोरो पश्चिमी अमेजन में पाई जाती है। और पिग्मी जनजातियाँ आपको हमने पहले ही बता दिया था, पिग्मी जनजातियाँ कांगो बेसिन में पाई जाती है, पिग्मी कांगो बेसिन में पाई जाती है। तो ये उल्टा दोनों पहले गलत हो गया। ठीक है, खिरगिज पश्चिमी पठार में पाई जाती है, पमीर के पठार में, ये तो सही है। सकाई मलाया प्रदेश में पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा चौथा सही है, लेकिन पहला दूसरा गलत है। लेकिन इसमें बताया कौन सुमेलित नहीं है, तो पहला दूसरा आंसर मानना पड़ेगा। तो आपको कौन सुमेलित नहीं, 1 2 सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखेंगे 1 2 कौन सुमेलित, ऑप्शन ए, नोट करिए, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का, ठीक है, सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा, अन्य साधनों की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा परिभाषा है? ठीक है, सुखों का कौन सी अवधारणा परिभाषा? आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, या आपका संपोषणी विकास,
या फिर मानव विकास। तो किसकी बात करता है? समपोषणी विकास करते। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? समपोषणी विकास का। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, कितना बड़ा है, सभी आ जाएगा। चलिए नहीं आ पाएगा, पढ़ते जाइएगा, आंसर बताते जाएंगे। बायोडीजल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव शोधशाला में ट्रांस एस्टरीकरण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है, ये तो सही है, पहला जो था सही है। दूसरा, इस प्रक्रिया में सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उत्प्रेरक के रूप में आवश्यकता होती है, ग्लिसरीन उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, सही है। ग्लिसरीन नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरा भी सही है। जेट्रोफा पौधे के बीज बायोडीजल के जैसे रूप में देखे जा रहे हैं, सही है। जेट्रोफा के पौधे बीज के बायोडीजल के रूप में देखे जा रहे हैं, इनका भविष्य के लिए ईंधन की क्षमता है, सही है। 1 2 3 तीनों सही है। अब ऑप्शन में देखेंगे है कि नहीं। 1 2 3 ऑप्शन डी में। चलिए मारिए ऑप्शन डी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। मिनी माता अर्थात मीन माता समझौता नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मंजूरी देने के साथ ही भारत सबसे संभावित निहितार्थ है कि भारत को क्या करना होगा? भारत को क्या करना होगा? जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रयासों का समर्थन करनी है, तो जलवायु को कोष स्थापित करना होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। पारा और पारा संबंधी उत्पादों का प्रयोग को कम करना होगा, बस यही कम कर दीजिए। मिनी माता रोग पारा से होता है, इसके उत्पादों को कम कर देंगे भारत, फिर इसके बाद रोग ही खत्म हो जाएगा। तो इसके जो होता है हम पारा संबंधी उत्पादों को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतना ही करेंगे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी सबसे उचित मूल्य ऑप्शन बी है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो होता है सही है? चलिए, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाए जाने के बावजूद नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग करना पड़ता है। देखिए ये जो होता है इसमें कथन तो सही कह रहा है, लेकिन जो होता है, चलिए अच्छा पढ़ लेते हैं पहले। सही कह रहा है, अधिकांश पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता नहीं होती, ये सही है। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है अधिकांश पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। ठीक है, अब देख लीजिए वायुमंडल में जो होता है अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाती है? एक पौधा होता है, नोट करिए, पीसीएस में पूछा गया, लेगमिनस नामक पौधा। नोट करिए, लेगमिनस नामक पौधा नोट कर लीजिए। लेगमिनस नामक पौधा जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है। देखिए लेगमिनस नामक पौधा पीसीएस की समीक्षा अधिकारी में पूछा गया, पौधा का नाम जरूर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बस, और क्या। चलिए यहाँ पर ऑप्शन क्या मानेंगे? 1 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन क्या मानना पड़ेगा? सी मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों को निम्नांकित कौन सी जो था क्रियाएं तापमान में परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती हैं? ठीक है, पौधे की कौन सी निम्नांकित क्रिया है जो तापमान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती? तापमान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण कितना बड़ा क्वेश्चन है। चलिए ठीक है। दूसरा, शोषण, खनिज लवणों का अवशोषण, बीजों का परीक्षण। देखिए कौन सी प्रभावित नहीं होती? ये सबसे प्रभावित होती हैं, बीजों का प्रक्षेपण से भी, प्रकाश संश्लेषण से भी, क्योंकि पौधे की निम्नांकित क्रियाएं तापमान में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। पौधा खुद ही कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो होता है श्वसन क्रिया के द्वारा जो होता है भोजन बनाता। प्रभावित क्यों नहीं होगी? प्रभावित होती है, इससे भी खनिज का अवशोषण भी करता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, इससे भी बीजों का प्रक्षेपण भी, ये सबसे प्रभावित होता है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा कौन नहीं होता, इसमें से मारेंगे डी। ठीक है, सभी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभिक कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे, ठीक है, कह रहा है नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनें। चलिए ये आपको हमने पढ़ा दिया है, आपको याद होगा, वन संरक्षण अधिनियम 1972 नोट करिए। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 1900, इसको तो 2002 में पढ़ाया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये आपको पता है 1973 में, और प्रोजेक्ट हाथी 1992 में। अब बताइए, जब सन आपको याद हो गया तो आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, सन याद हो गया तो आंसर दे सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992। चलिए सन याद हो गया, नोट कर लिए। ऑप्शन आप बताइएगा, मैं छोड़ रहा हूँ ऑप्शन, आप ऑप्शन दीजिए कौन सही है। ठीक है, देख लीजिए कौन सा सही ऑप्शन आप दीजिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, वही चीज़ है जो ऊपर पढ़े हैं। चलिए इसका भी ऑप्शन देना होगा, मैं बता रहा हूँ। वन संरक्षण अधिनियम 1972 अभी आप तुरंत बताए हैं। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम अर्थात
वन अधिनियम यहाँ होगा, ठीक है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यहाँ वन संरक्षण अधिनियम है। तो ये कब हुआ था? 1980, ठीक है। वायु अधिनियम कब पारित हुआ था? वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1981। और जल प्रदूषण जो था नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ध्यान लीजिए, जल प्रदूषण 1974। नोट करिए 1974। लग गया? देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब आप क्रम कह रहा है लगाने के लिए तो लगा लेंगे, ठीक है। कालक्रम के अनुसार आप देख लीजिए आंसर देख लीजिए, आंसर दीजिएगा। ये 2 आंसर आपके हवाले कर दिया, ठीक है। आंसर आप देना पड़ेगा। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 84, आर्द्रभूमि संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के समग्र समन्वय और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहल के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी है। सही है। आर्द्रभूमि के प्रबंधन और राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम में निष्पादन के लिए राज्य, ठीक है, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रशासन उत्तरदायी है। ये भी सही है। आज 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बोंडला वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य कहाँ पर? कांगेर राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ में, ठीक है, पहला छत्तीसगढ़ में। डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर? डंडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। और बचिया के गोमती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? गुमती, ठीक है, गुमती वन्य जीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में, ठीक है, त्रिपुरा में। नोट करिए 2, 1, 4, 3, 21, 43। नोट करिए, देख लीजिए 21, 43 ऑप्शन नंबर बी मारिए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से राज्यों में से किस एक में पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पखुई, नोट करिए, पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। नोट करिए अरुणाचल प्रदेश, नोट करिए अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के कहाँ? पूर्वी कामेंग जिले में स्थित है। 1977 में इसकी जो था वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, 1977 में। अरुणाचल प्रदेश ए मारिए ऑप्शन। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित पौधों में कौन से आवृत बीजी है? कौन सा जो होता है आवृत बीजी है? अमरबेल, रेफ्लेसिया, लोरेंथेस, ठीक है। देखिए जो आवृत बीजी है ये तीनों जो होता है आवृत बीजी पौधे हैं, तीनों के तीनों, ये तीनों जो होते हैं आवृत बीजी पौधे हैं, ठीक है। पड़हरित का इसमें अभाव होता है। ये सभी परजीवी पौधे होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? परजीवी पौधे होते हैं। नोट करेंगे ये सभी परजीवी पौधे हैं। इसमें क्या होता है? पड़हरित का अभाव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ मिलेगा? डी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डी, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे। बहुत बार पीसीएस में 2 बार पूछा गया, अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, कैसे किया जाता है? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नोट करिए ऊर्ध्वपातन के द्वारा। जब ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो कपूर भी ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, और अशुद्ध से शुद्ध करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का जो होता है प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, ठीक है। रंगीन पदार्थों की पहचान करने, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, एक मिश्र से पदार्थ को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी जो होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है, क्रोमोग्राफी, ठीक है। आगे चलेंगे, क्या? क्रोमेटोग्राफी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध करा सकते हैं। 2 न्यूट्रॉनों के बीच जो होता है बीच आकर्षण बल जो होता है उपलब्ध करा सकते हैं। कौन? गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत, कुछ अन्य बल गुरुत्वीय और नाभिकीय, या स्थिर विद्युत और नाभिकीय। तो कौन करा सकते हैं? अर्थात गुरुत्वीय और नाभिकीय, नोट करेंगे। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कौन सा इसमें रासायनिक परिवर्तन है? जल में शर्करा का घुल जाना। देखिए ये नहीं होता, ये तो भौतिक परिवर्तन है। जल में शर्करा का घुल जाएगा तो फिर हम शर्करा प्राप्त कर लेंगे जल को उड़ा करके, वाष्पन के। बर्फ को पिघलना, ये फिर बर्फ बना लेंगे, पानी बन जाएगा, फिर पानी से बर्फ बना लेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे क्रिस्टलन, क्या हो जाएगा? क्रिस्टलन, ये सही है। नहीं, ये भी नहीं है, क्रिस्टलन भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है। आगे चलेंगे, दूध का खट्टा होना, ये ठीक है। एक बार दूध फट गया फिर वो दूध में परिवर्तन नहीं होगा, दूध से दही बन गया, दही से दूध नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। लहसुन का अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? लहसुन की जो होता है अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, या एसिटिक यौगिक। तो क्या उसमें हो जाएगा? सल्फर यौगिक कारण। नोट करेंगे सल्फर यौगिक, ठीक है। उसमें उपस्थित एलिसिन भी होती है, ठीक है। ये 90 समूह के सल्फर यौगिक होते हैं, मुख्य घटक 90,
ठीक है, नोट करेंगे। चलिए, इतना साइंस के बच्चे से नहीं है, हम लोग को प्रीसियस पास करना है। कास्ट स्पिरिट क्या होता है? कास्ट स्पिरिट क्या होता है? ये मेथिल एल्कोहल होता है। नोट करिए, मेथिल एल्कोहल फुल फॉर्म, इसका फार्मा क्या होता है? CH3OH, CH3OH, मेथिल एल्कोहल कास्ट स्पिरिट कहलाता है, मेथिल एल्कोहल। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता है वह ऑनलाइन पर अत्यधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला एक शब्द है। जो व्यक्ति इंटरनेट की छानबीन करता हुआ ऑनलाइन पर जो अधिक समय व्यतीत करता है, उसका वर्णन करने के लिए प्रयुक्त में क्या करने वाला एक शब्द है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं साइबर नॉट। क्या कहते हैं? साइबर नॉट। नोट करेंगे, साइबर नॉट कहा जाता है। आगे चलेंगे। यक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे? ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। किस प्रकार के? विद्युत चुंबकी। ठीक है, यक्स किरणें विद्युत चुंबकी तरंगे जो निर्वात में प्रकाश के वेग के समान गति करती है। ठीक है, प्रकाश के वेग से गमन करती हैं। आपको बताते प्रकाश के वेग से गमन करते 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नोट करेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आगे चलेंगे। क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ना पूछा जाए। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलियां परतों में चमकीले रंग की दिखाई देती हैं, यह किसके कारण होती हैं? बरसात के दिन जो होता है जल पर छोटी तैलियां परतों में चमकीले रंग की दिखाई देती, ये किसके कारण होती है? प्रकीर्णन के, प्रक्षेपण के, अपवर्तन के या ध्रुवण के? तो किसके कारण होती है? प्रक्षेपण के कारण। नोट करेंगे, प्रक्षेपण। ठीक है, इसमें श्वेत प्रकाश अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, प्रक्षेपण। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। ठीक है, चंद्र सतह पर जो था एक प्रेक्षक को जो था दिन के समय आकाश दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, काला रंग का दिखाई देगा। ठीक है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, काला रंग का दिखाई देगा। प्रत्येक एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, आगे चलेंगे, 98 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर जो था कौन सा एक सही है और ध्वनि का वेग? ठीक है, कौन सा जो था एक सही है? ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। दूसरा, गैसों की अधिक और द्रवों में न्यूनतम होता है। ठीक है, सही है, ध्वनि का वेग गैसों में अधिक और द्रवों में न्यूनतम होता है। दूसरा सही है, 98। सोनार उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों की पहचान रुजरेखन में किया जाता है, यह रडार के सिद्धांत पर जो था कार्य करता है। ठीक है, नहीं 98 का जो होता है ये नहीं सही है, क्योंकि ध्वनि का वेग ये गलत है। ये जो होता है ठोसों में अधिकतम और गैसों में न्यूनतम होता है। ठीक है, उल्टा बता दिए। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला 99। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान और रुजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह कहलाता है क्या? रडार। वह क्या कहलाता है? रडार। ठीक है, क्या कहलाता है? रडार। लेकिन यहाँ पर जो था रुजुरेखन की बात करता है तो इसका मतलब रुजुरेखन में केवल सोनार में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मारिएगा, सोनार। नोट करिएगा, ऑप्शन बी सोनार। ठीक है, तरंगों की पहचान तो हम पहचान रडार के माध्यम से करते हैं डॉपलर के प्रभाव में, लेकिन यहाँ रुजुरेखन के लिए प्रयुक्त करने वाला अब एक लाइन जोड़ दिया है तो इसका मतलब हो जाएगा किसमें? सोनार, क्योंकि सोनार में किया जाता है। सोनार जानती है ना, ये रडार सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक है, सोनार। नोट करेंगे, सोनार। आगे चलेंगे। क्वेश्चन कुछ भी उल्टा उल्टा बना देगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे जो जितना भी कन्फ्यूजन रहेगा सब दूर हो जाएगा। किनमें बीज फलों में आबद्ध होते हैं? बीज जो होते फलों में आबद्ध होते हैं, आवृत बीजी, द्विबीजी, अनावृत बीजी में। ठीक है, बीज फल जो था आबद्ध किस में हो गए? अनावृति। ठीक है, अनावृति, जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में। आगे चलेंगे। एक वृक्ष की आयु का पता करने के द्वारा पता किसके द्वारा किया जा सकता है? वो जो देख रहे वृक्ष काटते हैं ना, छोटा छोटा गोला गोला बना हुआ रहता है, उसे हम वलय कहते हैं। इस वार्षिक वलयों की गिनती करके हम वृक्ष की उम्र जो होता है ज्ञात कर सकते हैं। वार्षिक, ठीक है, जैसे एक वृक्ष टहनियाँ हैं वो देखेंगे ऐसे ऐसे बना रहता है। ठीक है, वो वलय कहलाता है। ठीक है, उसी वलय को गिन करके हम उसकी आयु ज्ञात कर लेते हैं। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है? चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है? जब पहला दौरा कहा जाता है आदमी के जब आता है तो आदमी क्या हो जाता है? जब हार्ट अटैक आता है पहली दफ़े उसको मरने का चांस 90% होता है। अगर वो बच गया तो उसे कहा जाता है गोल्डन आवर कहा जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा और सीधे सीधे हृदयघात से। कैसे? हृदयघात से, कि गोल्डन आवर है। ठीक है, सुनहरा समय है कि बच गए। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच गए
तो गोल्डन आवर, ना बचे तो फिर कौन आवर आप ही जानेंगे। बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से जोता जाता है वह है क्या? कौन सी बीमारी है जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप में जाता है, वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आर्थराइट, गठिया, संधिवात या क्रोमेटिक? किसके कहता है? गठिया। क्या कहलाता है? गठिया। नोट करेंगे गठिया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका किस में लगाया जाता है? निमोनिया में, काली खांसी में नहीं है। बीसीजी का टीका जो होता है किस में लगाया जाता है, किस में नहीं लगाया जाता, किस में लगाया जाता? क्वेश्चन फिर से पढ़िए क्वेश्चन। अच्छा, निम्न में से किस में लगाया जाता? तो एचमा, टीबी में तो लगाया जाता है। चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म संक्रमण में मस्तिष्क और मेरुरोज पर जो होता है देखेंगे। इसका मतलब बीसीजी का बैसिलस कैम्पलेट यूरिन, ये टीका तपेदिक और एचमा टीबी में लगाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट करिएगा। एचमा टीबी में, ठीक है। वायरस का नाम पढ़ लिया करिए, तभी आप क्वेश्चन लगाया करिए। जिसे कोई कन्फ्यूजन रहे तो पहले हम वायरस का नाम पढ़ेंगे, ठीक है। मस्तिष्क तथा मेरुरोज पर चढ़ी झिल्ली सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन? मस्तिष्क और मेरुरोज पर जो होता है चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन है? ल्यूकीमिया, पैरालिसिस या स्क्लेरोसिस या मेनिंजाइटिस? ठीक है, मेनिंजाइटिस। तो कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस। नोट करिए, मेनिंजाइटिस। आगे चलेंगे। फार्मिक अम्ल निम्न से किसमें उत्पादित किया जाता? फार्मिक अम्ल जो होता, हमने इसके पहले बताया था, लाल चींटी देखो दिया गया है, लाल चींटी। नोट करिए, लाल चींटी, शहद की मक्खियाँ, बिच्छू, बर्रों की डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे होते हैं जहाँ फार्मिक अम्ल पाए जाते हैं, यहाँ लाल चींटी मारेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। काइटिन की वाह्य कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? काइटिन के वाह्य कंकाल वाले जीव जो होता कौन से होते हैं? कीट, स्पंज, समुद्री या घोंघे? तो किस में होते हैं? अर्थात घोंघे। नोट करिए, ठीक है। काइटिन के जो होते हैं वाह्य कंकाल जीव कौन होते हैं? काइटिन के बने। घोंघे के जो होते हैं वाह्य कंकाल काइटिन के बने होते हैं, घोंघे। नोट करें। हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है? हरित ग्रंथियाँ जो होती हैं किससे संबंधित है? जनन से, उत्सर्जन से, शोषण से या पाचन से? किससे होंगे? उत्सर्जन से। हरित ग्रंथियाँ किससे? उत्सर्जन से। हरित ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा संघ की होती है। नोट करिए, आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में पाई जाती है हरित ग्रंथियाँ। इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। नोट करें, इनकी संख्या 2 होती है। आगे चलेंगे। पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, चमगादड़ पक्षी से भिन्न है। ठीक है, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं, लेकिन चमगादड़ पक्षी से भिन्न है क्योंकि चमगादड़ स्तनधारी है। ठीक है, अब देखेंगे क्यों अलग उड़ते हैं, क्यों अलग है? क्योंकि मध्य पद में जो होते हैं, मध्य पद जो होता है डायाफ्राम के कारण। ठीक है, मध्य पद के डायाफ्राम के कारण जो होता है। नोट करिए, बी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से निम्नलिखित उदाहरण में प्रभावित हुए थे? किससे? किसमें? प्रतिभा, अनुभव और सेवा के प्रतिनिधि देने में भारतीय संविधान निर्माता किससे जो था प्रभावित ज़्यादा हुए थे? किससे प्रभावित हुए थे? आयरिश के गणतंत्र से। नोट करेंगे, आयरिश के गणतंत्र से। ठीक है, भारतीय संविधान भाग 5 के अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है, इसकी बात नोट कर लेंगे, आयरिश के गणतंत्र से। आगे चलेंगे। नागरिकता का अर्थ क्या होता है? नागरिकता का अर्थ क्या होता है? चलिए, नागरिकता के पूर्व सिविल और राजनीतिक अधिकार होते हैं नागरिकों को। ठीक है, जो नागरिक होता है उसे राजनीतिक अधिकार होते हैं। लोकसभा संघ की और हर राज्य में विधानसभा निर्वाचन में के लिए मताधिकार। ठीक है, संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार है, ये भी सही है। ठीक है, नागरिक कुछ बन सकता है जो भारत का नागरिक है। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान की आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के जो होते हैं, संविधान के आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही है? तो इसमें जो होता कौन सा कथन जो होता सही है? चलिए देख लेते। ये है ना, चलिए ठीक है, बस इतना ही ना। चलिए आगे। ये संसद की संशोधन करने की शक्ति के विस्तार से परे है, सही है। ये जनता द्वारा संविधान, जनता गलत है।
ये संसद के संवैधानिक शक्तियों के अंतर्गत शामिल है, ये भी गलत है। ठीक है, पहला ये केवल सही है कि नहीं आंसर इसमें? है तो ऑप्शन सी। हम सोचे आंसर ही नहीं है, हम ही गलत हो गए। भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये नहीं है, ये तो हमारे लिए। देश के किसी भाग में घूमने या बसने के, हमारे लिए। संपत्ति अर्जन करने का अधिकार, ये हमारे लिए। ठीक है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ठीक है, ये है। ठीक है, गैर नागरिकों को ये भी है, लेकिन इनमें नहीं है। ठीक है, गैर नागरिकों के संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर जो होता, चलिए पहले देख लेते हैं, इसके बाद जो था भारतीय संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तन होंगे, भाग 4। ठीक है, नहीं, ये नहीं होते। वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, सही है। इस भाग में अधिकांशतः सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने के प्रभावित होते, ये भी सही है। तो 2 और 3 जो होता सही है। 2 3 है कि नहीं? 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब भाग 4 में क्या है पता है ना? राज्य का नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु जो होता महाअभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? परंतु जो होता उसके महाअभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। ठीक है, लोकसभा ये तो है ही है, राज्यसभा ये तो है ही है, राज्यों के विधान परिषद है ही है, राज्यों की विधानसभा ये गल नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ऑप्शन डी निकालिए। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, परंतु राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के महाअभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? नहीं लेते हैं। ठीक है, ये भाग नहीं लेंगे, आगे लेंगे। निर्वाचित हो लेंगे लेकिन भाग नहीं ले सकते। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे द्वारा होती है जो उसके सदस्य नहीं होते हैं? उसके सदस्य नहीं होते, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या मंत्रिपरिषद। कौन होता है? राज्यसभा। ठीक है, उसके सदस्य राज्यसभा के जो था वो राज्यसभा के अध्यक्षता कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होती है। ठीक है, आगे चलेंगे। समान वित्तीय विधायन में निम्न चरण सम्मिलित है। निम्न चरण जो था सम्मिलित है। बजट पर चर्चा, चलिए, बजट प्रस्तुतिकरण, विनियोग विधियों को पारित करना। ठीक है, देखिए सामान्य ये सभी बजट पर चर्चा, बजट पर प्रस्तुतिकरण, विनियोग विधेयक पारित करना आदि सभी समान वित्तीय के उदाहरण हैं। जबकि अगर इसमें देखा जाए लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे डी। ठीक है, 1 2 3, यहाँ 4 विकल्प कहाँ दे दिया? ठीक है, इसको 1 2 यहाँ 3 लिखना चाहिए। ये ऑप्शन ए सही है, ये चौथा नहीं इसमें, तो चौथा कहाँ से लिख दिया? गलत लिख दिया। चलिए, प्रिंट हो जाता है गलत। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ था, सत्य बताना कि असत्य बताना है? ठीक है, अपना उत्तर चुनें। चलिए, सही। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित हुआ था, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं। 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ था, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति नहीं, संविधान संशोधन में नहीं, ऐसे विधेयक पर विचार करने पारित करने के लिए जिसपे दोनों सदनों में मतभेद हो। दोनों सदनों में क्या हो? मतभेद हो। चलिए, चौथा मान दिए। ठीक है, जब तक दोनों सदनों में मतभेद ना हो तब तक संयुक्त अधिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक में क्या जरूरत है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के विधेयक लाने के लिए जो था महाभियोग लाने की क्या जरूरत है? ठीक है, जिसमें संयुक्त सदन की नहीं। आगे चलेंगे, ऑप्शन डी मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित में से अर्थात निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि इनमें कौन सा सही है। ठीक है, बताइए इसमें से कौन सा सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल क्षेत्राधिकार रखता है, गलत। ये केवल मूल अपीली अधिकार क्षेत्र, गलत। ये केवल परामर्श संबंधी अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, गलत। ये मूल अपीली परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, सही है। ठीक है, सर्वोच्च की बात करेंगे, ये मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। ठीक है, विचार करिए कौन सा सही, यही है ऑप्शन डी। आगे चलेंगे।
नोट करिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य निहरता संबंधी किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता होता है? अंतिम सत्ता होता राज्यपाल नहीं, विधानसभा के किसी भी सदस्य की निहरता से संबंधित किसी भी प्रश्न का विनिश्चय करने अंतिम सदस्य राज्यपाल नहीं कर सकता है। क्या हरता है उसके पास कि नहीं है? ठीक है। अब अनुच्छेद 152 के अनुसार कहा गया प्रश्न अनुसार भी में कहा गया है कि किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 191 के खंड में वर्णित है, निहरता जो होता है विधानसभा अध्यक्ष जो होता है विनिश्चय करेगा। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी विधानसभा अध्यक्ष। नोट करिए, विधानसभा अध्यक्ष। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। ठीक है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की जो होता है विवेचना की गई, किस आर्टिकल की गई है? तो आपको पढ़ना पड़ेगा अनुच्छेद 268 281 के अंतर्गत। नोट करिए, अनुच्छेद 268 से 281 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियम और संकल्पों को जो था बातिलीकरण और निलंबन की शक्ति किससे प्राप्त है? ठीक है, स्वायत्त शासित जिला और क्षेत्रीय परिषद के अधिनियमों और संकल्पों को बातिलीकरण अथवा निलंबन की शक्ति जो था किससे प्राप्त होती है? तो किसको होती है? राज्यपाल को। ठीक है, जिला स्वायत्त जिला में राज्यपाल ही होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल ही होता है। चलिए आगे देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं, पहले पढ़ ले इसके बाद। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होती, ये भी सही है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, जरूरी नहीं, गलत है। ठीक है, अगला संसद द्वारा महाभियोग लगाकर को उसे हटाया जा सकता है, ये भी गलत है, कोई जरूरत महाभियोग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये पहला दूसरा सही है, लेकिन तीसरा चौथा गलत है। ऑप्शन देखेंगे, पहला दूसरा ऑप्शन नहीं मारिए, पहला और दूसरा। आगे चलेंगे, सारे क्वेश्चन जो होता है पढ़ाए गए हैं। ठीक है, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सही है? वित्त आयोग पढ़िएगा, कौन सा कथन जो होता सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्प्रवाह प्रोत्साहित करता है। ठीक है, गलत है, जो सही उसे बताना है। वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में, गलत। वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ठीक है, सब सही है। ए बी सी जो होता है कथनों में जो होता है कोई भी सही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई भी सही नहीं है, सब के सब सही हो गए बेचारे, सब गलत हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, सही मतलब सब गलत हो गए। ठीक है, योजना आयोग का अंतिम अंत जो था किस प्रधानमंत्री ने किया था? नरेंद्र मोदी जी। कौन किया था? नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, योजना आयोग की जगह का ला दिए हैं मोदी जी? नीति आयोग। नोट करिएंगे, कौन आयोग ला दिए? नीति आयोग ला दिए। आगे चलिए, निम्नलिखित में भाषाओं को जो था विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। उपयुक्त में किनको सरकार ने श्रेष्ठ क्लासिकी अर्थात शास्त्रीय भाषा, क्लासिक भाषाएं या भाषाएं घोषित की हैं, जो होता किसको जो होता है। ठीक है, तो चलेंगे पहले यहाँ पर देख लेंगे, कन्नड़ और तेलुगु तो है ही पहला। गुजराती जो था क्लासिक भाषा नहीं है। ठीक है, गुजराती 2 3। ठीक है, अब ऑप्शन ढूंढेंगे, सही है, 1 2 नहीं है, 1 2 नहीं, अर्थात सी 2 और 3। नोट करेंगे 2 और 3। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127। लोक खाता के संदर्भ में विचार करिए। लोक खाता के संदर्भ में इसका उल्लेख अनुच्छेद 266 क्लाउज 2 में किया गया। लोक खाता एकदम सही है। सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली वह धनराशि जो संचित निधि में जमा नहीं की जाती है, लोक खाते में जमा की जाती है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी मारिए, 1 और 2। आगे चलेंगे, भारतीय संघवाद निकट है। भारतीय संघवाद निकट, नाइजीरिया के। संघवाद किससे लिया गया है? अभी कल ही हमने बताया था, संघवाद किसे, संघ जो लिया गया किसे, कनाडा से। नोट करिए, कनाडा से। ऐसे क्वेश्चन के लिए रुका ही नहीं जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन इतनी बार पढ़ चुके हैं बचपन से, उसे क्या करेंगे? 129। ठीक है,
राजनीति लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में होता है, जो आधारित है। राजनीति लोकतंत्र का मूल निर्वाचक लोकतंत्र के आधारभूत अभिगृहित में होता है, जो आधारित होता है। किस में होता है? लोकतंत्र में, जहाँ जनता का शासन हो, जनता के द्वारा चुने गए हों और वयस्क मताधिकार हो। तो शिक्षा, वाक, ये सब नहीं, बल्कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर होता है, वो लोकतंत्र का मूल निर्वाचक होता है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बिना पढ़े आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से जो था कथनों पर विचार करिए। बिना पढ़े मतलब किताब बिना पढ़े। ठीक है, यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलेंगे। क्या कहा? चलिए, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, इसके बाद कौन सही बताना है गलत सही बताना। ठीक है, चलिए सही बताना है। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत के निर्वाचन के अधिरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति के अलावा निर्वाचक नामावली बनाने में भी शक्तियां दी गई हैं, ये भी सही है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। गलत। क्यों नहीं हटाया जा सकता? ऑप्शन तीसरा गलत, किसी भी प्रकार से नहीं हटाया जा सकता। क्यों? सबको किसी न किसी प्रकार होता जो था। कहाँ गया क्वेश्चन? चलिए, 1 2 सही है और जो था तीसरा गलत है। 1 2 सही है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है? समाजवाद का जो था भारतीय रूप नहीं। लोकतांत्रिक समाजवाद, उग्र समाजवाद। देखिए, अब देखिए, उग्र जो होता समाजवाद जो होता है, समाजवाद का भारतीय रूप नहीं है। हमारे यहाँ उग्र समाजवाद नहीं होगा। ठीक है, ये तो ऐसे क्वेश्चन फालतू में दे दिया। चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरण भुगतान के लिए उदाहरण है? बेरोजगारी भत्ता, वेतन भत्ता भुगतान, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धा पेंशन। और कोई है? देखेंगे। और देखिए, कोई है? नहीं है। ठीक है, चलिए कह रहा अंतरण भुगतान का उदाहरण है। अंतरण तो बेरोजगार है तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वेतन का भुगतान जो होता है ये अंतरण नहीं है, ये तो आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं तब मिलता है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है? किसी पास से थोड़ी नहीं होगी। सामाजिक सुरक्षा भुगतान ये है। वृद्धा पेंशन ये भी है। ठीक है, इसमें आप कार्य करने जाते हैं नहीं, तभी आपको सरकार देती है, वृद्धा भुगतान करती है, लेकिन वेतन का भुगतान वर्क पे किया जाता है, इसलिए दूसरा नहीं है, पहला तीसरा चौथा है। नोट करेंगे, पहला तीसरा चौथा, ऑप्शन बी सी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133। चलिए, कौन सा कथन इसमें सही है? भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया, एकदम सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आपको पता है, पढ़ाए थे हमने। ठीक है, आगे चलेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ की गई थी, गलत है। ठीक है, तो पहला तो सही निकल गया, दूसरा गलत है, ऑप्शन ए मारिए। ठीक है, जो चीज़ें पढ़ा दिए गए इतनी बार वो गलत नहीं होना चाहिए, इसको तो कौन नहीं जानता। भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन से संबंधित नहीं, इससे संबंधित नहीं है। कौन इससे जो हरित क्रांति से संबंधित नहीं, हमने पढ़ाया था हरित क्रांति में, क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है कौन इसमें से संबंधित नहीं है। एम.एस. स्वामीनाथन है, सुब्रमण्यम है, इंदिरा गांधी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी हरित क्रांति के समय। ठीक है, भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री जो थे सुब्रमण्यम थे। ठीक है, भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन थे। तो तीनों लोग जो था भारतीय हरित जनक माने जाते हैं, तीनों के तीनों माने जाते हैं, लेकिन रफ़ी अहमद किदवई नहीं थे। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो संबंधित नहीं है। तो आंसर आप क्या मारेंगे? डी, ये नहीं थे। आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर जो था विचार करिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है। मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ, जो ऋण लेता है मुद्रास्फीति में लाभ पहुंचाती है, सही है। मुद्रास्फीति बांड धारकों को लाभ पहुंचाती, गलत। बांड धारकों को हानि होता है। ठीक है, क्या होती है? लाभ नहीं, बल्कि क्या होता है? बांड धारक को हानि होता है। तो पहला तो सही होगा, दूसरा गलत, ऑप्शन नहीं मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं। आगे चलेंगे। बैंक रन शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बैंक रन शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा इसमें सही है? पूरे दिन व्यवसाय समाप्त होने पर किसी बैंक को तिजोरी में धन का शुद्ध कोष होता, गलत है।
एक भगदड़ की स्थिति में जब जमा धारक बैंकों से पैसे निकलवाना शुरू कर दें। ठीक है, ये सही है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है। आगे चलेंगे। विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहते थे? ये तो आपको पता, पुराना नाम उसका क्या था? गैट। क्या नाम था? गैट, गैट था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 जनरल इसका गठन हुआ था। 1 जनवरी 1995, नोट करिए, 1 जनवरी 1995 में इसका गठन हुआ था। किसका? गैट का। गैट क्या फुल फॉर्म है? जनरल एग्रीमेंट ऑन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके स्थान पर जो होता है, जब माराकश समझौता पर की गई तो इसका मुख्यालय जिनेवा और स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब जो होता है इसका नाम WTO हो गया। नोट करिए। हरा सूचकांक विकसित किया गया। हरा सूचकांक किसके लिए? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए? नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लिए? नहीं। विश्व बैंक। नोट करेंगे, हरा सूचकांक विश्व बैंक के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, कार्बन दक्षता को ट्रैक करने की अनुमति देता है। ठीक है, हरा सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा। आगे चलेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र और बिंदु समावेशी विकास था। समावेशिता की चुनौतियों के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना गया था? समावेशित विकास में जो था। ठीक है, कथन सही बताना है, गलत सही बताना है। चलिए, गरीबी तो था ही बेचारा, सामूहिक असमानता है ही अभी भी, क्षेत्रीय असंतुलन है ही था, बेरोजगारी सभी थे। ठीक है, समावेशिता की चुनौती सभी हैं, सभी समावेशिता की चुनौती माने गए थे। तो ऑप्शन क्या मारेंगे? बी मारिए, 1 2 3 4 सभी। आगे चलेंगे। 11 अक्टूबर 2024 का लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के वर्षगांठ पर कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था इनके वर्षगांठ पे? तो हर एक गांव में, ठीक है, कम से कम जो होता है 10 गाँवों को जो होता है गोद लिया जाए, 3 गाँवों को। तो इस आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया था। इसमें है कहीं? ऑप्शन डी, संसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर लिया करिए पहले, तब आंसर लगाया करिए। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर समझ में आ गया। स्वधार योजना 25 बैच होता है, वनडे एग्जाम से लेकर सभी तक ले। कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए जो होता है, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए चालू गया स्वधार योजना। एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया गया, अभी नहीं आएगा तो दिक्कत है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेक इन इंडिया, चलिए, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, मेक इन इंडिया प्रधानमंत्री सितंबर 2024 जो था 2014 में जो होता है पहल की व्यापक सेट पर किए थे। ठीक है, इसका तो पहला तो सही हो गया, लेकिन जो होता है सही उत्तर चयन करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किए थे। इसमें तो राष्ट्र निर्माण की पहल की व्यापक सेट किए थे कि नहीं। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना। दूसरा तो सही है, पहला गलत है। पहला क्या गलत है? दूसरा, ऑप्शन बी मारिए, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए कन्फ्यूजन कर दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, ठीक है, किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड किस वर्ष जो होता है तो बता दें 2016 में। नोट करिए 2016 में, ऑप्शन सी में है 2016। ठीक है, ऑप्शन सी। पहले सन याद होना चाहिए तब लगाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए, सन याद है तो क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते। सही है, कृत्रिम उपग्रह जो था हमेशा जो था पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती नहीं, पश्चिम से नहीं बल्कि पश्चिम से नहीं पूर्व से पश्चिम था चक्कर, और इसलिए उपग्रह का निकास वेग मिल जाता है। गलत, ये रीजन नहीं था। ठीक है, ये सही है लेकिन कारण क्या है? गलत है। चलिए देख लेते हैं, ये सही है और गलत है तो क्या? ऑप्शन सी मारिए। धन शोधन क्या है? धन शोधन क्या है? धन शोधन क्या है? नकदी का स्वर्ण में परिवर्तन, स्वर्ण का नकदी में परिवर्तन, अवैध रूप से प्राप्त धन का परिवर्तन, अस्थियों का नकदी में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा? धन शोधन क्या है तो बता दें, धन शोधन क्या है? औसत के रूप में प्राप्त धन परिवर्तन। औसत के रूप में प्राप्त धन परिवर्तन क्या करना? धन शोधन कहलाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए।
यह देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य थाई है। ये देश का अधिकतम आलू खेती की जाती है। ये देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक है, ये भी सही है। धान के उत्पादन देश में इसका तीसरा स्थान है, गलत है। चौथा गलत है। चौथा क्या है? गलत है। 1 2 3 सही है। 1 2 3 है विकल्प में, 1 2 3 ऑप्शन बी में। चलिए आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या से कितनी परसेंट है? तो कितना परसेंट है इसको हमने बताया था, कितना? 16.5%। ठीक है, 16.5%। आगे चलेंगे, बस 2 क्वेश्चन और हैं, इसके बाद समाप्ति की ओर चलेंगे हम लोग। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हमने बताया भी है। कनक भवन कहाँ पड़ता है? कनक भवन कौन पड़ता है? अयोध्या में। चौथा मिला दो। कादमगिरी पर्वत कहाँ पड़ता है? देखेंगे कादमगिरी पर्वत जो होता है कहाँ पड़ता है? चित्रकूट में। तीसरा मिला दो। कलिंजर का दुर्ग कहाँ पड़ता है? बांदा जिला में पड़ता है। देवा शरीफ बाराबंकी में विख्यात है। तो 4 3 2 1 लगातार देखेंगे, 4 3 2 1 कहीं है? ऑप्शन नंबर बी, 4 3 2 1 ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? कौन सा सही सुमेलित नहीं? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में, सही है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, सही है। सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है। सीमेंट कारखाना कहाँ? बरेली में। चुर्क में रहता तो चल जाता। ठीक है, ये बरेली में जो होता है सीमेंट कारखाना, बरेली में नहीं है। ठीक है, उर्वरक कारखाना आंवला में, सही है। तो सी मारिए, सी मारिए। ठीक है, क्या मारेंगे? सी। चलिए आगे चलेंगे, इतना कन्फ्यूजन कर दिया। चुर्क में। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो होता सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, हारमोनियम वादक श्री राम, सही है। ब्रज जो होता है रास नृत्य, ये भी सही है। मिर्ज़ापुर बिरहा, गलत है। बिरहा भोजपुरी में गाया जाने वाला, ये जो होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है बिरहा। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय बिरहा है। ठीक है, ऑप्शन सी जो होता है गलत है। गायकी मुबारक अली खां, सही है। तो ऑप्शन सी जो होता है गलत है, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर कौन युग्म सुमेलित नहीं है? सी नहीं सुमेलित, ये आंसर मारिए। ठीक है, ये था टेस्ट। करेंट का भी टेस्ट दिए, इसका भी टेस्ट हुआ। अब थोड़ा सा सी सेट का कुछ क्वेश्चन आपको पास आएंगे। सी सेट हम पढ़ाएंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके। और रीडिंग भी कल जो था सी सेट 10 तारीख तक बढ़िया सी सेट हम पढ़ाएंगे। तो इसमें जो होता है आपको करना क्या, कुछ नहीं करना है भैया, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं। लाइक तो ज़रूर करिए करें, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो लोग अच्छा पसंद कर रहे हैं या हमारा मैटर अच्छा जा रहा है कि नहीं। नहीं लाइक करेंगे तो हमें कैसे अनुभव होगा कि लाइक आपको मन पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, लाइक तो ज़रूर करके बताइएगा। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा कि जो क्वेश्चन हम बताते हैं कि 1-2 क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि भाई आप आंसर दीजिए, तो आपको बताएंगे कि हमें आ रहा है कि नहीं, तभी तो आंसर देंगे। तो आपको आंसर देना चाहिए। 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि आपको आंसर दें। ठीक है, हमें भी पता चले कि आप पढ़ रहे हैं और आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।